नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही एंटिसिपेटेड टॉपिक जिसको लेकर आप लोग हमेशा सवाल करते हो। आज डिस्कस करेंगे हम जनवरी मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इस सेशन के अंदर हमारे टॉपिक्स में सबसे ऊपर रहेगा आरबीआई न्यूज़, आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई के अलग-अलग अपडेट्स, फिर एसबीआई न्यूज़ क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर नज़दीक है एंड फिर हम बाकी भी एक बैंक्स की बात यहाँ पर करेंगे। तो टोटल में मैंने 80 करंट अफेयर्स के आसपास निकाली हैं जिनको हम डिटेल में आपके साथ इस पीडीएफ के जरिए डिस्कस करेंगे। जिनको ये पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप्स पे। ग्रुप का नाम यस ऑफिसर है, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो बड़े आराम से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एंड डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर आरबीआई ने अपडेट दिया है। आरबीआई ने कहा है कि, और इनफैक्ट उसने रीटरेट किया है कि जो एक उसके एक जो उनका एक मेन कैंपेन, इसका नाम है स्मॉल बैंक्स एम्पावरिंग बिग ड्रीम्स कैंपेन। उसके बारे में बातचीत की गई है, जहां पर कहा गया है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके 75% लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर्स में जाएंगे, जिसमें आपके 8 सेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल खास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग अदर्स। और 50% जो उसके लोन्स होंगे वो 25 लाख रुपए से अधिक के ईच लोन आपका नहीं होगा, जो कि पहले बताया गया, जिसका फिर से यहाँ डेटा दिया गया है। टोटल में इस समय आपके 12 बैंक जो हैं वो आपके दोस्तों बनाए गए हैं। और एज पर दी आरबीआई रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वहाँ पर जो कासा डिपॉजिट्स हैं वो अब बेहतर हुए हैं। और ग्रेटर रिलायंस है एसएफबीज में आपके टर्म डिपॉजिट्स पर या फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, उसको लेकर यहाँ पर अपडेट जो है वो दोस्तों आया है। फिर जो दूसरी खबर आपके सामने है, दूसरी खबर ये है कि जो कर्नाटका स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटका जो विकास ग्रामीण बैंक है, उस बैंक ने लॉन्च किया है एक नया करंट अकाउंट, जो कि बिजनेस कस्टमर्स के लिए उसने आपका लॉन्च किया है। और ये अकाउंट ट्रेडर्स, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, सोसाइटीज़, ये सारे लोग इस अकाउंट को जो है वो आपका ओपन कर सकते हैं। उसके लिए इस अकाउंट को अभी हाल ही में जो है वो सेटअप किया गया है। उस वजह से ये अकाउंट जो है वो न्यूज़ में आपका बना है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो धारवाड़ में सिचुएटेड है, कर्नाटका में। और वहीं पर इस बैंक को जो है वो आपका सेटअप किया गया है। अगर हम इस बैंक की बात करें, तो ये जो बैंक है आपका, ये बैंक धारवाड़ में है। और इसने ही ये अकाउंट जो है उसको ओपन किया है। और इसमें 2 लाख रुपए तक का अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पर एक दिन में जो कैश हैंडलिंग का वेवर है वो 5 लाख रुपए तक दिया गया है। और एग्जेम्पशन भी दिए गए हैं एनईएफटी के ऊपर, आरटीजीएस के ऊपर, कई सारी चीज़ों के ऊपर दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में एक नया करंट अकाउंट स्कीम जो है बिजनेस कस्टमर्स के लिए, उसको केवीजी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने आपका लॉन्च किया है। फिर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डेटा, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इन्वेस्टर बेस है वो इंक्रीज किया है टू 8.5 करोड़ इन 2023। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 22% इंक्रीज हुआ इन्वेस्टर बेस एनएससी के अंदर। और इसमें खास तौर पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है। एक सवाल आपसे आएगा कि कौन कौन से स्टेट है जहां पर मैक्सिमम इंक्रीज देखा गया है। तो उनमें पहला जो स्टेट है वो आपका महाराष्ट्र का है, 1.49 करोड़ इन्वेस्टर्स का। सेकंड जो है वो उत्तर प्रदेश का है, दैट इज 90 लाख इन्वेस्टर्स का। थर्ड गुजरात, 77 लाख इन्वेस्टर्स। फोर्थ वेस्ट बंगाल, 48 लाख इन्वेस्टर्स। ये टॉप 4 आपके स्टेट्स है जहां पर इन्वेस्टर्स की संख्या है। इसके अलावा जो एक इमर्ज लिस्टेड इंडेक्स है जिसमें कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आती हैं, वहाँ पर भी जो मार्केट कैपिटल है वो 2012 के बाद पहली बार वो 100,000 करोड़ रुपीस का मार्क जो है उसने टच कर लिया है। उस वजह से एनएससी भी अभी न्यूज़ में बना है। फिर दोस्तों, जो आईओबी है, इंडियन ओवरसीज बैंक, उसने एक सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के बारे में खास बात यह है कि पहले क्या होता था कि अगर आपको पोर्टेबिलिटी करानी है तो आपको ऑफलाइन ब्रांच में जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन जाकर भी आप जो बैंक ब्रांच की पोर्टेबिलिटी है उसे आराम से कर सकते हैं। अपना सेविंग्स अकाउंट मान लेते हैं लखनऊ में है और आप कानपुर शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर ऑनलाइन जाकर ही उस पर्टिकुलर काम को कर सकते हैं। जनरली ऐसे कामों के लिए ऑफलाइन आपको जाना पड़ता है। इंडियन ओवरसीज बैंक वैसे अभी न्यूज़ में था बिकॉज इंडियन ओवरसीज बैंक इंडिया का 5वां पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। उस वजह से भी जो इंडियन ओवरसीज बैंक था वो अभी फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ था।
इसके अलावा बात करें तो इस समय जो एमडी सीईओ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, उनका नाम है आपका अजय कुमार श्रीवास्तव। वो इस समय इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसके वो एमडी सीईओ के तौर पर आपका काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है फॉर लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 1000 करोड़ की, सॉरी माफ करिएगा, जो भी आपके बड़े अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है, उनका जो डिपॉजिट था जो पहले 15 लाख था उसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। ये जो लिमिट थी वो अभी फिलहाल कुछ समय पहले आरआरबीज के लिए बढ़ाई गई थी, वहां पर भी 15 लाख से 1 करोड़ था। और जो कॉलेबल एफडीज थे उनके लिए भी आपकी जो सॉरी एफडीज जो थे बेसिकली उनके लिए भी इसे बढ़ाया गया था, और अब यहाँ पर भी वो लिमिट जो है उसे हमने इंक्रीज किया हुआ है। फिर दोस्तों यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन रूल्स अब आपके एप्लीकेबल होंगे उनका डेटा दिया गया है, जहां पर जो ट्रांजैक्शन लिमिट है हॉस्पिटल स्कूल्स की वो 5 लाख रुपए था, वो बढ़कर वो 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख हो गया है। ये लिमिट का अब अप्रूवल मतलब जनवरी 1 से ये एक्टिवेट हो गया है। सिमिलरली ऐसे यूपीआई आईडीज जो कि इनएक्टिव हैं, जिनमें कोई एक्टिविटी 1 साल से अधिक नहीं हुई है, उन्हें डीएक्टिवेट अब कर दिया गया है। यूपीआई लाइट का जो वॉलेट ट्रांजैक्शन लिमिट है वो लिमिट आपका अब 500 रुपए है, और इस वॉलेट में मैक्सिमम अमाउंट आप 2000 रुपए रख सकते हैं। और जो टोटल ट्रांजैक्शन है एक बार में पहले 200 रुपए था, अब 500 रुपए है। ओवरऑल एक दिन में 4000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए लिमिट है फॉर क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट्स, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, और उसके लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा। फिर जो इंटरचेंज फी है जो कि लगती है मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में यूपीआई में, उसे रखा गया मैक्सिमम 1.1% का, और अगर 2000 रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन है मर्चेंट टू मर्चेंट, वहां पर वो फी जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी। तो वो डेटा भी यूपीआई के यहाँ पर सामने आए हैं। फिर दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि जो बैंक्स हैं जिनका एनपीए परसेंटेज 6% से कम है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एज पर दी प्रिवेलिंग नॉर्म्स लास्ट अपडेटेड, पहले कहा गया था कि 7% तक अगर किसी का एनपीए है तो वो डिविडेंड जारी कर सकते हैं, लेकिन अब कहा गया है 6% से कम का अगर उनका एनपीए है वो लागू होगा। और ये आपका इस साल मतलब इस फाइनेंशियल ही नहीं कहूंगा, इस साल और अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2024 को ये जो रूल है लागू होगा कि जो एनपीए जिनका 6% से कम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से कम है, वो जो है वो ये जो एक अलॉटमेंट है वो जारी कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक में कहा गया है कि अगर एक मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका 11.5% है तो वो कर सकते हैं डिविडेंड। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक के लिए 15% है, लोकल एरिया बैंक और आरआरबीज के लिए 9% है। जबकि जो अपर सीलिंग है ऑन डिविडेंड पे आउट रेशियो का वो पहले आपका 40% था, उसे अब 50% कर दिया गया। ये अपर सीलिंग है जो डिविडेंड हम पे कर सकते हैं और द टोटल प्रॉफिट्स। तो जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उनको लेकर एक अपडेट आया है कि कब डिविडेंड जारी कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, डिविडेंड का बेसिक मतलब होता है द परसेंटेज प्रॉफिट शेयर, कितना परसेंटेज हमने अपने प्रॉफिट का शेयर किया है उसे हम डिविडेंड कहते हैं एक कंपनी के लिए। फिर दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है उसने 100 बिलियन का मार्क 2023 में अचीव किया है। टोटल ट्रांजैक्शन प्रोसेस थ्रू द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्रॉस्ड 100 बिलियन मार्क टू क्लोज एट अराउंड 118 बिलियन, representing a 60% growth compared to 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन 2022। तो 74 बिलियन से एक साल के अंदर 100 बिलियन के ऊपर, इनफैक्ट 118 बिलियन ट्रांजैक्शंस आपके हुए हैं इन एज यूपीआई ट्रांजैक्शंस। तो वो एक ग्रोथ है पिछले एक सालों के अंदर। फिर दोस्तों जो इन ऑपरेटिव डिपॉजिट्स होते हैं जिनमें एक्टिविटी नहीं होती है, जो 24 महीने तक के ऊपर उनमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, वो डिपॉजिट्स आपके मतलब एक तरह से रिडंडेंट है, कोई उसका ना तो कोई ट्रांजैक्शन है, तो उनको लेकर कई नॉर्म्स को कई एफर्ट्स लगाने की बात दोस्तों जो है वो कही गई है। और ये जो आपके नॉर्म्स हैं, इन गाइडलाइंस हैं, उन्हें अगले फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2024 पे उन्हें अप्लाई किया जाएगा। और बैंक्स को कहा भी गया है कि अगर कोई ऐसा अकाउंट है जो कि इनऑपरेटिव है तो उस पर आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी अप्लाई नहीं करने हैं। वो चीज यहां पर एप्लीकेबल जो है वो दोस्तों नहीं होगी। अच्छा,
जो ये आपका नए गाइडलाइंस हैं वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स पर और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट्स पे, जहां पर डायरेक्टली पैसा पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मनरेगा अकाउंट है या आपका प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, उन पर ये एप्लीकेबल जो है वो आपका दोस्तों नहीं होगा। उस वजह से ये एक डेटा यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आया है और ये रिव्यू दिया गया है उस वजह से ये डेटा हमारे सामने जो है वो दोस्तों आया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपका जो है वो हो जाता है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट पे, अच्छा इसके अलावा दोस्तों जो करंट में आपका क्रेडिट बैलेंस है किसी डिपॉजिट अकाउंट में, उससे हम इनऑपरेटिव अगर वो रहता है 10 साल से ज्यादा, तो उसका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है टू दी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। वहां पर वो पैसा जो है वो आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अगर पैसा आपको इससे निकालना है या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी आरबीआई ने उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है। फिर दोस्तों जो महिलाओं का शेयर है लाइफ इंश्योरेंस में बाय प्राइवेट फर्म्स, वो अब आपका अपवर्ड बढ़ा है, इट हैज इंच्ड अपवर्ड्स। Of the total 28.4 million policies sold by insurers during 22-23, the share of women's life insured by private companies rose to 30.13% as compared to 29% in 21-22। तो टोटल में जो परसेंटेज शेयर है लाइफ इंश्योरेंस में प्राइवेट फर्म्स के अंदर विमेन का, वो बढ़ा है। पहले 29% था 2021-22 में, वो बढ़कर आपका जो है वो 30.13% हो चुका है अगर हम बात करें महिलाओं का। इसके अलावा LIC में जो वुमेन परचेज करते हैं इंश्योरेंस, उनमें कमी आई है। एक साल पहले मतलब 2021-22 में 36% का था, लेकिन 2022-23 में वो घटकर 35.81% पर दोस्तों जो है वो जा चुका है ना। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ पॉलिसीज इशू की गई है विमेन को, वो है आपकी 9.73 मिलियन, जो कि 34.20% है ऑफ द टोटल इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर्ड। फिर ये डेटा वैसे तो जनवरी में आया था, लेकिन अब अपडेट आ गया। अपडेट क्या आया है कि 97.50%, हाँ 97.50% अब जो पैसा है वो वापस आ चुका है और करीब 8300 करोड़ के बीच पैसा अभी 2000 रुपए का नोट मार्केट में। तो ये खबर पुरानी हो गई है, लेकिन ये जनवरी खबर थी। अब तो 97.50% पैसा जो है वापस आ चुका है। फिर दोस्तों इंडिया रेटिंग रिसर्च ने इंडिया की जो फाइनेंशियल 24 की ग्रोथ रेट है उसे इंक्रीज किया है टू 6.7%। पहले कहा था कि वो 6.2% पे ग्रो करेगी और रीजन दिया गया बिकॉज इकोनॉमी काफी रिजिलियंट है, ग्रोथ ज्यादा हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काफी कर रही है और प्राइवेट कॉर्पोरेट का भी एक्सपेंडिचर आपका काफी ज्यादा दोस्तों हो चुका है। सिमिलरली हाँ वो डेटा इन्होंने दिया है फॉर करंट फिस्कल के लिए और इस डेटा पे उन्होंने यहाँ पर बात की। जबकि अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का मानना था हम 7% ग्रो करेंगे, लेकिन उसने भी अभी लेटेस्ट रिव्यू में कहा कि एनएसओ का जो ग्रोथ रेट है वो 7.3% पे है। वो भी सही डेटा हमारे सामने आया है। फिर दोस्तों टाटा पे ने सिक्योर किया आरबीआई पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस और ये लेटेस्ट कंपनी बनी है। फॉर एग्जांपल रेजर पे, कैश फ्री, गूगल पे और लेटेस्ट कंपनी बनी है जो कि अब जिसके पास एक पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो दोस्तों आपका आ चुका है। और 2022 में टाटा पेमेंट्स ने अपना काम शुरू किया। वैसे भी टाटा जो है वो एज अ पेमेंट्स कंपनी एक वाइट लेबल एटीएम चलाती है जो कि एक प्राइवेट लेबल एटीएम होता है। और अब अगर हम बात करें तो टाटा पे को भी अप्रूवल जो है वो दिया गया है। फिर दोस्तों एज पर दी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इंडियन इकोनॉमी जो है वो 7% ग्रो करेगी एज पर द प्रीवियस रिव्यू, ऐसा डेटा सामने है। जबकि एनएसओ ने कहा है कि हम 7.3% ग्रो करेंगे इन फाइनेंशियल ईयर 24। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है इशूअर्स to specify the use of funds raised through non-convertible debentures and commercial paper। आरबीआई ने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा बोरोवर है जो फंड्स को रेज कर रहा है थ्रू नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर, तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई वो क्यों रेज कर रहा है, उसका डेटा उन्हें जो है वो दोस्तों आपका देना पड़ेगा। और ये रिव्यू जो है आपका इसे अप्लाई किया जाएगा फ्रॉम द 21 अप्रैल ऑफ 2024। इसके अलावा जो होम लोन्स का शेयर रिटेल सेगमेंट में वो गिरा है, इसका मतलब है लोगों ने होम लोन लेना कम कर दिया है। 47.2% आपका नवंबर में डिक्लाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रिटेल सेगमेंट होम लोन शेयर्स, जो पहले आपको 48.7% था और ये डेटा आरबीआई ने दिया है। इसके अलावा आरबीआई का मानना है कि जो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड हुआ, पर्सनल लोन हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हुआ, उनमें इंक्रीज आया है
2021 में 30.91% टोटल जो टोटल लोन्स थे वो अनसिक्योर्ड लोन्स थे वो, और अब जो है वो परसेंटेज बढ़कर 33.83% जो है वो दोस्तों आपका जा चुका है। फिर दोस्तों एसबीआई ने रेज किया है $1 बिलियन फ्रॉम ओवरसीज फॉर ईएसजी फाइनेंसिंग मार्केट। ईएसजी क्या होता है आपका? ईएसजी होता है आपका इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग मार्केट। तो एसबीआई जो है उसने रेज किया है 8300 करोड़ फ्रॉम दी ओवरसीज मार्केट। वहां से इतना पैसा जो है वो दोस्तों इसने रेज किया है, और ये पैसा खास तौर पे निवेश किया जाएगा या फिर प्रोवाइड करेगा एसबीआई उन कंपनीज को जो ईएसजी नॉर्म्स को बनाना चाहती हैं, ईएसजी नॉर्म्स पर अपनी कंपनी चलाना चाहती हैं, उसको लेकर ये अमाउंट जो है दिया जाएगा। ये जो टोटल आपका लोन होगा वो 3 साल का और 5 साल का होगा, और इसमें एक $750 मिलियन का एक लोन है, और उसके बाद अगर एडिशनल चाहिए होगा तो हमें $50 मिलियन का लोन भी यहां पर दोस्तों जो है वो मिलेगा। उसको लेकर भी यहां पर काम किया गया है दोस्तों। हाँ, तो वो अमाउंट पढ़ लीजिएगा। तो टोटल में इतना करोड़ रुपए जो है उसने जो है वो रेज किया है फ्रॉम ईएसजी फाइनेंसिंग। ये अभी स्टेटमेंट मत पढ़िए बिकॉज अभी इसको पढ़ेंगे काफी समय लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपको याद करना है तो लंदन में जो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है, इंटरबैंक लेंडिंग रेट होता है, वो पहले आपका लिबोर था, वो आपका बदल कर अब आपका एसओएफआर हो गया है, जो जिसने लिबोर को रिप्लेस किया है, जिसका फुल फॉर्म है आपका सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो उस रेट की बात यहां पर की जा रही है। फिर दोस्तों आरबीआई ने रिवाइज किया है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस फॉर केवाईसी पर्पस, और इसको लेकर उन्होंने कहा है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं, वो अपने ट्रांजैक्शंस को बेटर तरीके से कर सकें। और इससे पहले जो नॉर्म्स थे वो ओपन एंडेड थे, उसको लेकर क्लैरिटी कोई आपकी नहीं थी, लेकिन अब वहां पर क्लैरिटी जो है उसे दे दिया गया है ताकि उन्हें आसानी से लोन जो है वो दोस्तों मिल सके। फिर दोस्तों इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, और ये डेटा आपका जो है वो दिसंबर 29 का है, उसमें $2.759 बिलियन का अमाउंट जो है उस पर जम किया है, और अब वो बढ़कर हो गया है $6 to $3.2 बिलियन। लेकिन ये दिसंबर 29 का डेटा है, अभी का डेटा बेसिकली नहीं है, तो इसको आप चाहें तो अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। फिर दोस्तों जो पहले एस्टिमेट आए हैं एनएसओ के, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के, उनका मानना है कि इंडिया जो है वो ग्रो करेगा 7.3% पर, और ये 7% जो मानना है आरबीआई का उससे ज़्यादा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है पहले हाफ में उसने ग्रो किया 7.7% पे, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 7.3% पे इंडिया जो है वो ग्रो करेगा। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का नाम है यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, और इसमें इंडिया का के बारे में कहा गया इंडिया ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और 2022 में इंडिया में जो एक एफडीआई का इनफ्लो है वो इंक्रीज किया है बाय 10% टू $49 बिलियन। इतना पैसा इंडिया में जो है वो आपका इंक्रीज किया है, और ये डेटा जो है यहाँ पर सामने आया। फिर दोस्तों आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल 2024 को होगा, उसमें रहेगा 6.5% पर, जबकि करंट ईयर की बात करें तो करंट ईयर में 6.7% किया है। करंट ईयर में इससे पहले 6.3% कहा था, लेकिन वो बढ़कर अब आपका 6.7% हुआ है, तो 40 बेसिस पॉइंट्स का वहां पर ग्रोथ देखा गया है। सिमिलरली दोस्तों चाइना के लिए कहा गया है कि 40 बेसिस पॉइंट से ग्रो करके 4.6% पर चाइना जो है वो ग्रो करेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल 24। सिमिलरली जो ग्लोबल ग्रोथ है आपकी वो बढ़कर अब 3.1% हो जाएगी। फिर दोस्तों बजाज फिनसर्व ने अक्वायर किया है 100% स्टेक इन विडाल हेल्थ केयर सर्विसेज। जो विडाल हेल्थ केयर सर्विस है उनमें जो बजाज फिनसर्व है उसने अक्वायर किया है 100% स्टेक, और जो विडाल हेल्थ इंश्योरेंस थर्ड पार्टी एश्योरेंस कंपनी है या फिर वीएच मेडकेयर प्राइवेट लिमिटेड, उन दोनों का अब एक तरह से ओनर जो है वो बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज आपका बन जाएगा। अब फिर दोस्तों बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का नया नाम जो है वो आपका बॉब कार्ड लिमिटेड है, और इसका जो टैगलाइन दिया गया है वो क्रेडिट री इमेजिन्ड, ये टैगलाइन इस पर आपका दिया गया है, और ये टैगलाइन आपका जो है इस पर दिया गया है। और जी अगर हम इसकी ही बात करें, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस, हाँ इसकी ही बात करें तो
एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको टैगलाइन दिया गया, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब। इसको टैगलाइन दिया गया है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे है आपका इरिडाई। इरिडाई जो है, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो हम 23 तक पहुंचे थे, अब उसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने 23 तक किया था, 1 सेकेंड। तो ये नाम दिया गया है एंड उसके बाद ये जो आपका सब्सिडरी है इसका नाम होगा बॉबकार्ड लिमिटेड, और इसका जो लोगो होगा वो आपका जो लोगो होगा वो लोगो यहाँ पर दिया गया है बॉब सन। बॉब सन के लोगो से इसका जो है वो लोगो हमने मैच कराया है, उस लोगो पर ये आपका दोस्तों काम करेगा। और इसमें जो बी लेटर होगा उसके साइड में जो रेज ऑफ सन है उसे यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। फिर दोस्तों जो बैंक और एनबीएफसी का परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ लोन्स और डिपॉजिट काफी बेहतर हुआ है, और बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ हुई है आपकी वो 11% से लेकर 23% के बीच दोस्तों जो है वो की गई है। फिर एक वर्ड है AIF। AIF का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। चाहे स्टार्टअप की फंडिंग हो, चाहे किसी वेंचर कैपिटल की फंडिंग हो, चाहे किसी बिजनेस की फंडिंग हो, मतलब अर्ली स्टेज बिजनेस की, जो अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के एक डिफरेंट तरीके से। तो जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा फंड है जिसका कॉर्पस 500 करोड़ या उससे कम है, तो उसके लिए भी अब जो है एक कस्टोडियन होना जरूरी है। इसके पहले कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 1 जिनका कॉर्पस 500 करोड़ से ज्यादा था उनके लिए था, लेकिन अब ये नॉर्म जो है सबके लिए एक्सटेंड जो है वो दोस्तों कर दिया गया है। फिर दोस्तों इरिडाई ने रिलैक्स किए हैं नॉर्म्स ऑन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहले insurers were permitted to invest in IDFs backed by the central government on a case by case basis, लेकिन अब जो केस बाय केस बेसिस है उसको रिमूव करके अब एक जेनेरिक सेंस में कोई भी जो इंश्योरर है वो इन्वेस्ट कर सकता है इन दी इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स में, उनमें वो इन्वेस्टमेंट जो है कर सकता है। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स जिनका क्रेडिट रेटिंग आपका AA है, मतलब स्टैंडर्ड है, और उनमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और 5 साल से कम का जो टेन्योर होगा उस सिक्योरिटी का वो नहीं होगा, 5 साल से अधिक का जो इन्वेस्टमेंट होगा सिक्योरिटीज में, डेट सिक्योरिटीज में, वो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो आरबीआई ने कहा है कि जो 2000 रुपए के नोट हैं वो अब जो इंडिया के पोस्ट ऑफिसेज हैं वहां पर जाकर भी आप उन नोट्स को एक्सचेंज जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और भारत में 19 आपके ऑफिस है आरबीआई के, और जो अनगिनत आपके पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाके सुविधा ये कह सकते हैं। फिर दोस्तों यूएन ने एक रिपोर्ट किया है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 6.2% पे है, और पहले उसने कहा था 6.7% पे था। सिमिलरली ये कम हुआ है, मतलब 6.7 पहले कहा था, अब 6.2 है 24 के लिए। फाइनेंशियल 25 के लिए ये डेटा उसने बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। फिर दोस्तों कर्नाटका एंड साटिन क्रेडिट केयर ने अग्रीमेंट किया है को लेंडिंग करने का, साथ में मिलकर वो लोन जो है उसे वो प्रोवाइड करेंगी, और उसके लिए अग्रीमेंट जो है उसे हाल ही में किया गया है। और रूरल एंड सेमी अर्बन दोनों एरियाज में ये जो आपका एक अग्रीमेंट है उसे किया गया है। और इससे जो खास तौर पे जो इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन है उनके लिए ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। और कर्नाटका बैंक के एमडी हैं, हेडक्वार्टर्स हैं मंगलुरु में, और श्री कृष्णन एच जो हैं कर्नाटका बैंक के आपके वो एमडी एंड सीईओ हैं। फिर दोस्तों की हाइलाइट्स आई हैं ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2023 की, और इस रिपोर्ट के बारे में इसका मैं आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दूंगा, वो ऑलरेडी पीडीएफ में है, और वो डेटा भी यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है, लेकिन हाँ वो हाइलाइट्स आपकी आई हैं, वो डेटा एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों टाटा ग्रुप जो है वो बना है नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल, और मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है सेकेंड नंबर पे है, जबकि अडानी ग्रुप आपका थर्ड नंबर पे है, ठीक है। टाटा कंपनीज का जो एम कैप है वो 28.68 ट्रिलियन डॉलर्स पे है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि 30 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, जबकि टीसीएस का उसमें 15 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अंबानी का जो एम कैप है वो 19.42 ट्रिलियन डॉलर्स का है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड जो कि 10.7% ज्यादा है फ्रॉम 17.6 ट्रिलियन रुपीज इन द प्रीवियस। तो यहाँ रुपीज की बात हो रही है, हाँ, तो रुपीज में वो आपका इस कैटेगरी में आता है। तो उस डेटा को भी यहाँ पर एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, फिर दोस्तों इंडिया और जो स्विस बैंक है
वो कोशिश उन्होंने की थी कि कैसे वो जो ट्रेड डेफिसिट है और जो आपका एक कई कंडीशंस है आपकी स्विट्जरलैंड की, उसे कैसे रिमूव करें। तो एक रिपोर्ट आई है बाय इकोनॉमिक थिंक टैंक जीटीआरआई, उससे कहा है कि स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच ट्रेड घाटा काफ़ी ज़्यादा है और जिससे कि इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं उन पे इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया गया है जनवरी 1 2024 से, जिससे कि जो इंडिया गेन करना चाह रहा है उस अग्रीमेंट से जो कि कर रहा है स्विट्जरलैंड के साथ, वो अग्रीमेंट में वो गेन शायद नहीं करे। वैसे तो अग्रीमेंट ऑलरेडी आपका हो गया है। ये जो ब्लॉक है जिसके साथ अग्रीमेंट करना चाह रहा है इंडिया, उसका नाम है ईएफटीए। ठीक है, उस ब्लॉक का नाम ईएफटीए ब्लॉक है और ईएफटीए का फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। और इसमें आइसलैंड, लिसेस्टेन, लीस्टेनशियन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसके साथ वो अग्रीमेंट जो है 2008 से इसका डिस्कशन वो ऑलरेडी कर रहा है। फिर दोस्तों पहले 9 मंथ में जो कंजम्पशन है ग्रोथ का अक्रॉस स्टेट्स, उनमें जो कलेक्शन में आपका काफ़ी डिफरेंस आया है। फॉर एग्जांपल गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्रा की बात करें तो उनमें जीएसटी का जो आपका रेवेन्यू का एक कंजम्पशन है, उनमें काफ़ी डिफरेंस जो है वो देखा गया है, खास तौर पे इन स्टेट्स में जहां हम बात करें वेस्ट बंगाल, आंध्रा और गुजरात की। फिर दोस्तों एक सीएजी और बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर है और उसमें कहा है कि ड्यूरिंग द अप्रैल नवंबर पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट ने 58.5% जो अमाउंट है उसे स्पेंड किया है ऑफ ₹10 ट्रिलियन कैपेक्स टारगेट का। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बजट में जो रिवाइज एस्टिमेट है, जो एक्चुअल खर्चा हुआ, वो है 9.5 ट्रिलियन रुपीस का, लेकिन यहां पर 10 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट था। इस साल टारगेट क्या है, जो नया बजट में टारगेट क्या है आपका नए फाइनेंशियल ईयर में, 11.11 लाख करोड़ का। ठीक है, तो 11.11 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट है जो कि 11.11% ज्यादा है, तो उस डेटा को पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 26 जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना 45% ही एक्सपेंडिचर, जो 7 ट्रिलियन रुपीस का टारगेट उसे किया है, और जो कि हमें अब बेटर करना पड़ेगा। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है ऑफ द इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट एसबीआई की, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की रिकवरी जो है वो आपकी के शेप्ड है। मतलब कहीं कहीं स्टेट्स में रिकवरी ज्यादा है और कहीं स्टेट्स में रिकवरी आपकी काफी कम है। तो एक डिसोनेंस है, एक डिफरेंस है रिकवरी का पूरे देश के अंदर, उसको लेकर उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 19.5 उन्होंने ये भी कहा है कि जो नंबर ऑफ आईटीआरस हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं जो फाइल किए गए हैं, 10 लाख से 25 लाख रुपए के जो टैक्स इनकम वाले, उसमें 291% का इंक्रीज आया है। जबकि 19.5% स्मॉल फर्म जो हैं वो ट्रांजिशन की हैं इनटू लार्जर फर्म्स थ्रू एमएसएमई वैल्यू चेन इंटीग्रेशन। और जो फीमेल टैक्स फाइलर्स हैं वो अराउंड 15% है ऑफ इंडिविजुअल टैक्स फाइलर्स। फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल में हायर शेयर है फीमेल टैक्स फाइलर्स का। ओवरऑल 15% जो इंडिविजुअल टैक्स फाइलर्स हैं वो आपकी दोस्तों महिलाएं हैं। फिर दोस्तों एलआईसी ने अक्वायर किया है 10% स्टेक इन एनएचबी प्रमोटेड कंपनी। एनएचबी जो है वो एक ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी है, 1987 में बनी, पहले आरबीआई के अंडर थी, अब गवर्नमेंट की इंडिया कंपनी है और हाउसिंग फाइनेंस में ये काम करती है। खास तौर पे जो एनएचबी रेसिडेक्स है उसे प्रमोट करना इसका एक बहुत बड़ा इसका रोल आपका दोस्तों रहता है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेज ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया का ग्रोथ रेट कहा है 6.3% पे फॉर फाइनेंशियल 24 और 6.4% पे फाइनेंशियल ईयर 25। रीजन है इसका स्लो पास्ट पेंडेमिक रिकवरी का, और इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। रिसेंटली एनएसओ ने अपने पहले एडवांस एस्टीमेट में पेग किया था इंडिया का जो ग्रोथ एक्सपेंशन एट 7.3%, और ये जानकारी दी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अयान कोसे ने। सिमिलरली दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको मिला है अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू सेट अप अ होली ओन्ड फाइनेंस कंपनी इन गिफ्ट सिटी इन गुजरात। वहां पर इसको जो है वो अप्रूवल आपको मिला है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये वर्क करती है और ये अपना एक फाइनेंस कंपनी जो है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में सेटअप करेगी। फिर जेस्ट मनी के जो को फाउंडर्स हैं उन्होंने जो है चैपमैन एंड अनंतरमन, लिजी चैपमैन एंड अनंतरमन, उन्होंने अपनी एक नई कंपनी, एक B2B फिनटेक कंपनी खोली है जिसका नाम है आपका स्विफी लैब्स। और उस वजह से सिमिलरली आरबीआई ने जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का
जो पहले 100 करोड़ था एक इन प्रिंसिपल लेवल पर, उसे बढ़ाकर अब 200 करोड़ कर दिया है। ये फाइनल उन्होंने अप्रूवल जो है वो यहाँ पर दोस्तों कर दिया है। और बाकी तो आप जानते हैं 75% लोन्स क्रेडिट दिए जाएंगे टू प्रायोरिटी सेक्टर, और जबकि कमर्शियल बैंक्स के लिए वही नंबर आपका 40% है टू द प्रायोरिटी सेक्टर। फिर दोस्तों एसबीआई ने और दीनदयाल अंत्योदय योजना एनआरएलएम ने उन्होंने शुरू किया है स्वयं सिद्ध, जो कि एक इनिशिएटिव है एसबीआई का, जिसका मेन मकसद आपका होता है कि कैसे हम जो लोन्स हैं उन्हें हम जल्दी प्रोवाइड कर सके, खास तौर पे जो विमेन एसएचजी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो विमेन सेल्फ ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उन्हें 5 लाख रुपए तक का लोन यहां पर जो है वो दिया जाएगा। ईज माई ट्रिप वेंचर्स जो है उन्होंने अब इंश्योरेंस सेक्टर में वेंचर किया, माफ करिएगा, और उसका एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म जो है वो बनेगा जो इंश्योरेंस में ऑफर करेगा। दोस्तों ये जो विजन है इट इज अलाइंड विद इरिडाई विजन, बिकॉज इरिडा का विजन है कि हम 2047 तक इंश्योरेंस हर किसी को प्रोवाइड करें, और चाहे वो इंश्योरेंस कस्टमर हो, पॉलिसी होल्डर, प्रोवाइडर हो, चाहे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर, सबको हम पहुंचे और इंश्योरेंस को अवेलेबल कराएं हर तरीके से हर किसी को, चाहे वो बीमा सुगम हो, चाहे वो बीमा पोर्टल हो, चाहे वो बीमा वाहक हो, सब चीज जो है उनको लाना है ताकि एक पोर्टल मिले, एक इंटीग्रेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी मिले, और महिलाओं को भी, सबको भी इन्वॉल्व करें हम इंश्योरेंस के अंदर। फिर दोस्तों आरबीआई ने रेस किया है कंसर्न्स ओवर द एल्गोरिदम बेस्ड लेंडिंग बाय बैंक्स, उसको लेकर शक्तिकांता दास ने आगाह किया। उन्होंने कहा है कि देयर इज नीड ऑफ कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑफ सच मॉडल्स टू प्रिवेंट एनी पॉसिबल बिल्डअप रिस्क, उसको लेकर भी उन्होंने अपडेट यहां पर दोस्तों जो है वो दिया है। ठीक है, और डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस ऑलरेडी 2022 में पब्लिश की गई थी, जिसको लेकर एथिकल प्रैक्टिसेस की बात की गई थी, उसको लेकर भी 2023 में भी एक डिफॉल्ट गारंटी, एक फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट गारंटी एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, जिसके अंदर कि कितना क्रेडिट रिस्क हमें शेयर करना है, जहां पर थर्ड पार्टी गारंटी कितना ज्यादा वैल्यूबल है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी बात की गई थी, और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं टू अ सर्टेन परसेंटेज, ताकि डिफॉल्ट को हम बैंक्स एनबीएफसीज में रोक सके, उसको लेकर उन्होंने यहां पर अपडेट दिया था। फिर दोस्तों जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ 19.1% से टू 14.71 लाख करोड़ इन द करंट फिस्कल, और ग्रॉस कलेक्शन जो है 24.58% का है, जो कि हायर है देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और इस समय डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है नेट ऑफ रिफंड्स की बात करें तो वो 20.31 लाख करोड़ का है, जो कि करीब 20% आपका ज्यादा है, और जो कलेक्शन इट इज 86.68% ऑफ द बजट एस्टिमेट, उस तक हम दोस्तों पहुंच चुके हैं। और जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी अब हमारा जो है वो 5.8% ऑफ जीडीपी हमने अचीव कर लिया है, जो कि बजट में भी हमने दोस्तों मेंशन किया था। फिर दोस्तों आरबीआई ने वेव ऑफ किया है 5 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा ओवर शॉर्टफॉल इन सॉल्ड नोट रेमिटेंसेज में। उनमें जो 5 करोड़ पेनल्टी था उसे वेव ऑफ किया है आरबीआई ने, और उसकी वजह से ये न्यूज में है। इन पर आरोप था कि इन्होंने सॉइल नोट्स का यूज किया था, उनको उन्होंने अपने मशीन से या फिर इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन में यूज किया था, लेकिन उस आरोप को रिमूव कर दिया गया है, और इन पे पेनल्टी जो है उसे हमने रिमूवल पे दोस्तों दे दिया है। अच्छा, हाँ, उस वजह से भी ये न्यूज में था। ठीक है, ठीक है, उस वजह से ये आपका न्यूज में दोस्तों बना हुआ था। जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। हाँ, ठीक है, 1 मिनट, उस वजह से ये न्यूज में आपका बना हुआ था। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद आगे चलें, यहां तक हो गया है। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा सेबी ने दोस्तों प्रपोज किया है इंटरिम रिकमेंडेशंस टू ईज आईपीओ नॉर्म्स। सेबी के एक्सपर्ट कमिटी बनी, जिसको चेयर किया एसके मोहंती ने, जो एक्स फुल टाइम मेंबर थे, और उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया। सवाल यहां पर आपसे बनेगा कि एसके मोहंती कमिटी का रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन आपका जो है वो आईपीओ नॉर्म्स को रिलीज करने से है, उससे इसका रिलेशन है। तो उसको लेकर रिकमेंडेशंस दिए। उन्होंने कहा, उन्होंने यहां पर मेंशन किया कि मोर एवेन्यूज फॉर मेंटेनिंग 20% मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूटिंग पोस्ट लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के बाद कंट्रीब्यूटर का 20% शेयर कंपनी होना चाहिए। इसके अलावा जो लिस्टिंग रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर लिस्टेड कंपनी शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज मार्केट कैपिटल ड्यूरिंग द लास्ट 6 months,
मतलब हम जो उसका जो रेगुलेशंस है उस पर एप्लीकेबल, उसको हम एक दिन के बेस पर नहीं करें, पिछले 6 महीनों में उसका एवरेज मार्केट साइज कितना था उस बेस पर उसे हम अप्लाई करें। अलाउइंग कंपनीज टू एक्सटेंड द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पीरियड जस्ट बाय 1 डे, मतलब एक दिन और दिया जाए अगर कोई इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग स्ट्राइक होती है या फिर कुछ भी होता है, किसी वजह से अगर आईपीओ में दिक्कत आती है तो उसे एक दिन और एक्सटेंड किया जाए, आईपीओ ऑफर को उसे 3 दिन एक्सटेंड आपका दोस्तों नहीं किया जाए। इसके अलावा दिसंबर 2022 हाँ वो किया जाए, और उस वजह से भी ये एक रेलेवेंट आपका डेटा था जो मैंने आपको यहां पर बता दिया, तो उसको लेकर अपडेट यहां पर दिया गया है। यहां तक क्लियर है सबको एवरीवन? ओके। इसके अलावा हाँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने डेटा आपको यहां पर दे दिया। ओके हाँ, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा जो इंक्रीज होगा और जो डिक्रीज होगा ऑफर फॉर सेल में, इट शुड बी बेस्ड ईदर ऑन द इशू साइज और द नंबर ऑफ शेयर्स एंड नॉट बोथ। मतलब जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स को ऑफर, जब कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को ऑफर करता है और उन ऑफर्स के साइज को कम करना होता है, बढ़ाना होता है, तो वो उस इशू साइज को कितने कितने अमाउंट का इशू कर रहा है या फिर नंबर ऑफ शेयर्स, उनमें से किसी एक पर वो फोकस करता है और ये फरवरी 1 तक रिकमेंडेशंस पर सलाह मांगेगी, फिर इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। फिर दोस्तों इंडिया का जो आउटवर्ड एफडीआई है वो डिक्लाइन किया, मतलब वो पैसा जो इंडिया से बाहर इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब इंडिया के लोग इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो डिक्लाइन किया है टू $2.25 बिलियन दिसंबर में। और ये अच्छी खबर है बिकॉज 2022 दिसंबर में डेटा आपका $4.12 बिलियन पे था, लेकिन अब जो डेटा है आपका वो $2.25 बिलियन पे दोस्तों जो है वो जा चुका है। दिसंबर 2022 में ये डेटा, हाँ ये था आपका, और ये डेटा आपका इतना था, और ये क्लियर इंडिकेशन है कि हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है वो पहले से ज्यादा आपका बढ़ा है। चलो ये आप स्किप कर सकते हो बिकॉज ये पुराना डेटा हो गया, तो 47 को हम स्किप कर सकते हैं। फिर 48 पे चलते हैं। आईआईपी मतलब जो एक सर्वे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो सर्वे इंक्रीज किया है 2.4%, मतलब इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो देखी गई है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, और वहां पर 2.4% का ग्रोथ है। और नवंबर 2023 में, और जो कि अक्टूबर 16 मंथ हाई जो है 11.6% से उससे कम है, लेकिन ग्रोथ नवंबर में भी कंपेयर करें तो देखी गई है। और जो ये क्विक एस्टिमेट आता है आईआईपी का वो एवरी मंथ 12 को आता है, और वो 6 हफ्ते पुराना डेटा को लेकर आता है। जो बेस ईयर है आईआईपी का वो आपका 2011-12 का है, और ये एस्टिमेट आपका जो है 141 पे है, और ये नवंबर में आया है। अगर स्कोर 50 से ऊपर होता है, यहाँ स्कोर क्या है 141, तो इकोनॉमी हमारी जो है वो एक्सपैंड दोस्तों जो है वो कर रही है, तो वो डेटा को यहाँ पर हम मान सकते हैं। और खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी में जो डेटा है वो हमारा काफी बेहतर हुआ है, और उसी वजह से डेटा को हम यहाँ पर मान सकते हैं। फिर दोस्तों दिसंबर में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो रहा आपका 5.69% पर। आपको बताना है अभी कितना है, बिकॉज अभी वाला आएगा, ये वाला आपका नहीं आएगा। फिर दोस्तों आरबीआई ने इंपोज किया है 2.49 करोड़ का पेनल्टी ऑन 3 बैंक्स पे। इनमें पहला पेनल्टी है 1.21 सॉरी पहला पेनल्टी है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 29.55 लाख रुपीस का, जो कस्टमर सर्विस इन बैंक्स पे है। धनलक्ष्मी बैंक पे पेनल्टी लगाई गई है 1.20 करोड़ की। उनका रीजन है लोन्स एडवांसेस में और केवाईसी को लेकर उन पर ये आरोप लगाए गए हैं, उस वजह से उन पर ये पेनल्टी अप्लाई की गई है। तो वो डेटा भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा बैंक जो है वो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिस पर 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है आपकी फॉर केवाईसी वायलेशन। वो पंजाब एंड सिंध बैंक पर जो है वो दोस्तों लगाया गया है, उस वजह से भी पंजाब एंड सिंध बैंक जो है वो न्यूज में बना है। यहां तक सबको क्लियर है एवरीवन? सबको यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है दोस्तों वो आता है एसबीआई का। दोस्तों एसबीआई ने जो है अभी एक एफडी लॉन्च किया है, और उस एफडी का जो नाम है वो नाम है आपका 1 सेकेंड, वो नाम है आपका एफडी फिक्स डिपॉजिट स्कीम, जो कि एक स्पेशल एफडी स्कीम है जहां पर 3 टेनर्स में आपका एफडी होगा।
1,111 डेज, 1,777 डेज और 2,222 डेज। और ये अवेलेबल है अभी ब्रांच के जरिए, ब्रांच में जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब यहां पर जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर जो अलॉट किया गया है उसमें 1,111 डेज का जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 6, जो 1,111 डेज का इन्वेस्टमेंट है, 1 सेकेंड, वो जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो है 6.65% का। 1,777 डेज का है 6.65% का और 222 डेज का 6.40% का। बल्क डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो वहां पर 6.15 है 1,111 डेज का, 6.15 है 1,777 का, 222 डेज का 5.90% पे रखा गया है। ठीक है। और और ये सारे डिपॉजिट जो हैं जो कि ग्रीन एफडी की तरह काम करेंगे, उनमें आपका उनमें उनका इंश्योरेंस भी डीआईसीजीसी जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर दोस्तों एसबीआई जो है वो रेज करेगा $300 मिलियन वाया मीडियम टर्म बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो मीडियम टर्म के होंगे, 5 साल के बॉन्ड्स होंगे और इसकी जानकारी दी है एसबीआई ने। फिर दोस्तों ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड ने कहा है कि इंडिया का जो फार बॉन्ड्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा इन द इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम सितंबर ऑफ 2024। तो जो इंडिया के आपके फार बॉन्ड्स हैं उनको इसमें दोस्तों ऐड किया जाएगा और इससे बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो इंडिया में आपके दोस्तों आ सकते हैं। और इससे शुरू किया जाएगा आपका सितंबर 2024 में और एक खत्म आपका जो होगा वो 2025 जनवरी में इसे दोस्तों जो है वो आपका खत्म किया जाएगा। ठीक है। और इसकी जानकारी जो है वो सरकार ने हमारी दी है। अगर हम फॉरेन एक्सेस रूट बॉन्ड्स की बात करें तो जो फार बॉन्ड्स होते हैं आपके वो फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, वो किसी भी लिमिट में इसको बाय कर सकते हैं। अभी तक फॉरेन जो एफपीआईज होते हैं वो मीडियम टर्म फ्रेमवर्क के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर्टिकुलर एफएआर बॉन्ड्स को रखा जाएगा इन दी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ऑफ द ब्लूमबर्ग इंडेक्स में और ये शुरू होगा सितंबर से और ये खत्म होगा जनवरी 2025 में। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ तो अच्छा, इसके अलावा सिक्योरिटीज में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन एफपीआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक रूट होता है वीआरआर, वॉलंटरी रिटेंशन रूट, उसमें भी जो एफपीआईज हैं वो इन्वेस्टमेंट आपका कर सकते हैं, लेकिन अब एफएआर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फिर दोस्तों इंडियन बैंक ने अग्रीमेंट किया एफपीएल टेक के साथ और मिलकर उसने लॉन्च किया है एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड। इसको उसने दोस्तों लॉन्च किया है और ये क्रेडिट कार्ड जो है ये वीजा और रुपे प्लेटफॉर्म दोनों पर ही एप्लीकेबल होगा। तो इंडियन बैंक और एफपीएल टेक ने मिलकर एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया दोनों ब्रांडिंग के साथ, जो कि रुपे और वीजा प्लेटफॉर्म पर आपका एप्लीकेबल होगा और इसे इंडियन बैंक इनके साथ मिलकर करेगा। फिर दोस्तों पिछले 7 सालों में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो डबल हुए हैं इन अ लिटिल ओवर 7 ईयर्स, मतलब जो बैंक डिपॉजिट्स का नंबर है वो डबल हुआ है इन ए स्पैन ऑफ 7 ईयर्स। और जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो क्रॉस किए हैं 200 ट्रिलियन मार्क का, इतने रुपीस का उन्होंने जो वहां पर एक नंबर क्रैक किया है और इनको 7 साल 3 महीने लगे, क्योंकि इससे पहले 100 ट्रिलियन रुपीस पहुंचा सितंबर 2016 में और इतना अमाउंट 7 सालों के अंदर जो है वो ऑलरेडी आपका पहुंच चुका है। इसके 2 रीजन हो सकते हैं आपके। पहला हो सकता है डिमोनेटाइजेशन, जो कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट का हुआ था, और जो 2000 रुपए के नोट अभी वापस लिए जा रहे हैं उसकी वजह से भी डिपॉजिट जो है वो आपके डबल हो चुके हैं पिछले 7 सालों में। फिर दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कमिट किया है $500 मिलियन का लोन टू गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और इसकी जानकारी दी गई ड्यूरिंग द वाइब्रेंट गुजरात समिट और वहीं पर ये अमाउंट जो है उसको एलोकेट आपका दोस्तों किया गया। ठीक है। और उसके लिए इसका अमाउंट जो है वो एलोकेट आपका जो है वो दोस्तों किया जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन न्यूज में है। अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक की बात करें तो एनडीबी के प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ और इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आपके इनिशियल मेंबर्स हैं। अभी और मेंबर्स भी हो गए हैं और आपको बताएं टोटल संख्या कितनी है, तो उनके साथ एग्रीमेंट जो है वो किया गया है। ये जो अमाउंट यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा फॉर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए इस अमाउंट का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। फिर दोस्तों भारत के अंदर जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स हैं उनको लेकर रेगुलेशंस को टाइट करने की बात जो है वो आरबीआई ने कही है और जो डिपॉजिट टेकिंग जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनको 15% लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने होंगे पब्लिक डिपॉजिट में, अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट में जो पहले 13% था। तो डिपॉजिटिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैज टू मेंटेन 15% of liquid assets against
पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम, मतलब पहले 13% का था अगेंस्ट पब्लिक डिपॉजिट, बढ़कर अब आपका 15% पे दोस्तों आ गया है और ये डेटा आपके सामने आया है। और इससे जो उनका लिक्विड एसेट का रिक्वायरमेंट है उसे बढ़ाया जाएगा और इस अगले साल मार्च तक उन्हें ये टाइम मिलेगा, तब तक वो ऐसा दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से उन्हें अलाउ किया गया है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं डिपॉजिट्स को, रिपेबल आफ्टर 1 ईयर और मोर बट नॉट मोर देन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिन्यूअल सच डिपॉजिट्स। और मतलब वो जो डिपॉजिट्स को रिपेबल करना है 1 साल या 10 साल के बाद जो है वो जो न्यू डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि डिपॉजिट एक्सेप्टेड रिन्यूड बाय एचएफसीज शैल बी रिपेबल आफ्टर 1 ईयर और मोर बट नॉट लेटर देन 5 years। मतलब जो पैसा जमा हुआ है वो 5 साल के पहले उन्हें रिटर्न आपका करना पड़ेगा और इसके लिए यहां पर उनको अलाउ किया गया है। फिर दोस्तों आरबीआई ने रिलीज किया है ओमनीबस, रिलीज किया है रेगुलेशंस फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि आपका फिनटेक सेक्टर में काम करती हैं। ये एंटिटीज के पास एक रोबस्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। The applicant for such an entity should have sufficient net worth and demonstrate the capability of establishing necessary infrastructure. इनको एक हेल्थी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना, इन्हें एक हेल्दी सस्टेनेबल डेवलप बनाना पड़ेगा फॉर फिनटेक सेक्टर और मेंबरशिप इसमें वॉलंटरी रहेगा और इनकी बुक्स को आरबीआई इंस्पेक्ट कर सकता है। और एक्सारो एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होगी जो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी और उन्हें फिनटेक सेक्टर में रिप्रेजेंट करना होगा, उन्हीं मेंबर्स को वो आपका यहाँ पर ऐड कर सकता है। फिर दोस्तों सेबी ने प्रपोज किया है फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडेशन फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। रीजन है ताकि जो इन्वेस्टमेंट्स उनके स्कीम में है जो कि अनलिक्विडेटेड हैं वो रहते हैं आपके बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, तो एडिशनली सेबी ने कहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वेंचर कैपिटल के डिसॉल्व होने की, उन फंड डिसॉल्व होने की, उसको भी माइग्रेट किया जाएगा टू द एआईएफ रिजीम। तो मोटा मोटा बात यहाँ पर यह है कि एआईएफ्स को लेकर, वीसीएफ्स को लेकर सेबी ने लिक्विडेशन फ्लेक्सिबिलिटी को प्रपोज किया है। टेन्योर के बाद भी उन फंड्स को हम लिक्विडेट या उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आपको याद करना पड़ेगा एआईएफ क्या है और वीसीएफ क्या, इतना आप यहाँ पर दोस्तों पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ द स्कीम फॉर, हाँ मतलब 1 साल के बाद भी एक्सटेंशन वहां पर दोस्तों जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो लिक्विडेशन पीरियड है एआईएफ स्कीम का, अगर एआईएफ डिसाइड करती है टू ऑप्ट फॉर रिजोल्यूशन पीरियड, देन 75% इन्वेस्टर्स का कंसेंट लेना होगा तो ही जाकर अपने फंड को वो डिसॉल्व कर सकती है, उससे पहले वो डिसॉल्व आपका नहीं कर सकती। और आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट एआईएफ शुड अरेंज बिड्स फॉर मिनिमम 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ, मतलब जो पैसा अभी लिक्विडेट नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट का उसके लिए 25% उसका जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि कैश में नहीं है, जो कि लिक्विड एसेट्स में नहीं है, उनके लिए उन्हें एक बिड करवाना पड़ेगा। फिर दोस्तों आरबीआई ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाइकली विड्रॉ कर सकता है रिलीफ टू गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज को, और ये रिलीफ उनको दिया गया था विद द रेगुलेशंस इन मई 2018 और अब ये उनसे रिलीफ हटा दिया जाएगा। वैसे भी जो टॉप 50 लोन्स जो ऑफर किए गए हैं गवर्नमेंट एनबीएफसी को ही किए गए हैं और उनमें 7.8 ट्रिलियन रुपीस उनका टोटल अमाउंट है लोन्स का, जो कि 40% टोटल क्रेडिट है जो कि एनबीएफसी सेक्टर में दिए जाते हैं। तो जो एक रिलीफ था गवर्नमेंट ओन एनबीएफसीज को उसे रिमूव किया जाएगा और इसको लेकर जो है वो डेटा हमारे सामने आया है और जो ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों एक सर्वे आया है बाय डीबीएस बैंक इंडिया एंड रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, उसमें कहा गया है कि वुमेन अर्नर्स इंडिया में रिस्क अवर्स हैं। 51% महिलाएं जो हैं वो एफडीज में पैसा पार्क करती हैं, सेविंग्स अकाउंट पैसा पार्क करती हैं, फॉलोड बाय 16% इन गोल्ड, 15% इन म्यूचुअल फंड्स एंड 10% इन रियल एस्टेट एंड जस्ट 7% इन स्टॉक्स। सिमिलरली हैदराबाद एंड मुंबई लीडर हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड यूसेज। 96% ऑफ वुमेन मुंबई में रिलाय करते क्रेडिट कार्ड्स पे और कोलकाता में 63% महिलाएं ही क्रेडिट कार्ड का यूज करती हैं। 14% अर्बन वुमेन जो है वो ऑप्ट करती हैं कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। रिमेनिंग फेवर जो डिजिटल का है उसमें 29% जो है वो प्रेफर करते हैं यूपीआई को, डिजिटल की बात करें तो 16% मोबाइल बैंकिंग को, 13% क्रेडिट कार्ड्स को, 11% नेट बैंकिंग को। और महिलाएं जिनकी उम्र
25 से 35 साल है वो जो है वो प्रेफर करती हैं फॉर बाइंग और अपग्रेडिंग अ होम इन टर्म्स ऑफ देयर एज ग्रुप। 25 से 35 में मैक्सिमम महिलाएं उनमें बाय करना चाहती हैं, अपग्रेड करना चाहती हैं अपने घरों को। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन को लेकर भी जिनकी उम्र महिलाओं की 35 से 45 साल है, वो महिलाएं जो है दोज वुमेन दे प्रेफर द चाइल्ड एजुकेशन, जबकि मेडिकल केयर के लिए जिनकी एज 45 के ऊपर है वो प्रेफर करती हैं। और रिटायरमेंट प्लानिंग पहली बार कंसिडर की जाती है बाय वुमेन व्हेन दे रीच द एज ऑफ 35 एंड अबव टू 45 इयर्स। उसके अलावा दोस्तों इंडिया इज द सेकेंड लार्ज रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन फ्लोज इन 2023 आफ्टर यूएस। एज पर इलारा कैपिटल रिपोर्ट $15 बिलियन डिप्लॉय किए गए हैं बाय ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज। और यूएस, इंडिया, जापान, ये 3 ऐसे देश हैं जो बिगेस्ट रिसिपिएंट्स हैं ऑफ फॉरेन फ्लोज में, फॉरेन इनफ्लोज में, और इस वजह से भी ये आपके न्यूज में है। तो ये बिगेस्ट रिसिपिएंट है इस पर्टिकुलर फॉरेन फ्लो के, है ना, उस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैक्सिमम जो आउटफ्लोज आपके हैं वो यूरोप में है, और जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट ग्लोबल फ्लोज के 2023 में उनमें टॉप 4 है यूएस, इंडिया, जापान, हांगकांग। चाइना 5th पे है और ब्राजील 6th पे है, जबकि मेक्सिको 7th पे है। फिर दोस्तों फिच रेटिंग ने कहा है इंडिया के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रेटिंग्स है वो BBB- है, जो कि स्टेबल आउटलुक की है। और ये रेटिंग आपकी 2006 से इसी पे है, जो कि मिनिमम ग्रेड है, मतलब इससे कम होगा तो जंग कैटेगरी में हम जा सकते हैं, उस ग्रेड पर इंडिया को इसने रखा है। उसने ये भी कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट रहेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में वो रहेगा 6.9% पर, जबकि अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.5% पर रहने वाला है। फिर दोस्तों कर्नाटका बैंक ने और क्लिक कैपिटल ने अग्री किया है टू एंटर इनटू अ को लेंडिंग पार्टनरशिप, और इसके लिए उन्होंने अग्रीमेंट साथ में किया है। और खास तौर पर इसमें और ये इन्वेस्टमेंट जो किया जाएगा वो एमएसएमई लोन्स के लिए किया जाएगा, और इसके लिए को लेंडिंग करेगा कर्नाटका बैंक और क्लिक्स कैपिटल। वो अग्रीमेंट इनके बीच अभी हाल ही में हुआ है। फिर दोस्तों टाटा मोटर्स बनी है आपकी तीसरी टाटा ग्रुप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। टाटा मोटर्स का इतना है, उसका जो एक कंपनी, उसी की जो एक सब्सिडरी है कंपनी एक और है एसोसिएटेड, उसका इतना टोटल इनका जो है वो 3.02 ट्रिलियन रुपीस पहुंचा था, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों जो स्टेट गारंटी देता है अपने लोन्स का, इट शुड बी अ मैक्सिमम 5% ऑफ द रेवेन्यू और 0.5% ऑफ द जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इतना ही हो सकता है। मतलब जो उनका एक गारंटी अमाउंट है जो लोन्स पे दी जाती है, दैट शुड बी ईदर 5% ऑफ द जीडीपी, 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट, और 0.5% ऑफ द जीएसडीपी, इतना ही उन्हें करना है। और इसका अपडेट उन्होंने यहां पर दिया है। फिर दोस्तों येस बैंक ने वीफिन के साथ स्मार्टफिन जो है उसको लॉन्च किया है फॉर डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस, और इसको उन्होंने लॉन्च किया है। स्मार्टफिन एक वीफिन सोल्यूशन है जो कि डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म देता है, जिससे सप्लाई चेन फाइनेंस करना आसान हो जाएगा, उसके लिए ये डेटा आपके सामने आया है। फिर दोस्तों जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का है, इट हैज हिट 9-month हाई और एट 0.73% इन दिसंबर 2023। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 0.73% पे है दिसंबर में, और जबकि सीपीआई दिसंबर में आपका 5.69% पे है। फिर एज पर स्विस आर इंस्टीट्यूट, अगर हम इनकी बात माने तो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो प्रोजेक्ट किया है टू रिकॉर्ड द फास्टेस्ट ग्रोथ अमंग G20 कंट्रीज, विद टोटल प्रीमियम एक्सपेक्टेड टू राइज एट एन एवरेज 7.1% इन रियल टर्म ड्यूरिंग 24 to 28। उस पीरियड में 7.1% एवरेज रेट पर ये आपका दोस्तों ग्रो करेगा। और इसको कंपेयर करें तो जो ग्रोथ रेट रहेगा ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट का वो सिर्फ रहेगा 2.4% का। तो ओवरऑल जो इंश्योरेंस मार्केट हमारा है वो ग्रो करेगा 7.1% से बिटवीन 24-28 एज पर स्विस री इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, उनके हिसाब से इतना ग्रो करेगा। जबकि जो नॉन लाइफ सेगमेंट है वो ग्रो करेगा 8.3% से ओइंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, पर जो इंश्योरेंस सेक्टर है आपका, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें भी ग्रोथ आएगा 6.7% का। तो एक तरफ ग्रोथ लाइफ इंश्योरेंस की इंडिया में 6.7% है, नॉन लाइफ की 8.3% है, ओवरऑल जो ग्रो करेगा वो 7.1% पे आपका जो है वो करने वाला है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है इंडिया में
वो एक्सपेक्टेड है 3.8% पर इंडिया में, दुनिया में 6.5%। मतलब कितने लोगों तक हम ग्रो कराएंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज, कितने लोग उसको लेंगे। और जो पेनिट्रेशन है लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में, वो प्रोजेक्टेड किया गया है एट 2.9% एंड नॉन लाइफ किया गया है आपका एट 1%। फिर दोस्तों इंडियन इकोनॉमी जो है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% इन करेंट फिस्कल। मतलब एज पर दी आरबीआई गवर्नर एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उन्होंने कहा कि जैसा कहा एनएसओ ने, उन्होंने वैसा ही कहा कि हम ग्रो करेंगे 7.3%। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि फिच रेटिंग ने कहा BBB- है, और इन्फ्लेशन जो टारगेट है उन्होंने कहा कि वो 4%, जो टारगेट है हमारा 4 to 6% का, उसमें हम मैच कराएंगे। फिर दोस्तों LIC ने ओवरटेक किया है SBI को टू बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल PSU। अब इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल PSU जो है वो आपकी LIC है, और उसने SBI का जो डेटा है उसको सरपास किया है, और SBI सेकंड नंबर पे आई इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। फिर दोस्तों इरेडा ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है, और मिलकर ये दोनों जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेंगे, उसका डेटा सामने आया है। ये एग्रीमेंट जो है उसे साइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ इरेडा CMD प्रदीप कुमार दास ने, और एग्रीमेंट में एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग किया जाएगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। फिर दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा इंश्योरर जो है सनलाम बैंकिंग, वो इंडिया आएगा टू बूस्ट प्रॉफिट इन द शॉर्ट टर्म, और इसकी जानकारी दी उसके CEO ने। और 2005 से इंडिया में उसने पार्टनरशिप किया श्रीराम फाइनेंस के साथ, और करेंटली वो 10% प्रॉफिट पे, लेकिन अब इंडिया में जो है वो अपनी इंश्योरेंस की बैंकिंग, जो इस्लाम बैंकिंग जो है वो इंडिया में भी अब आपका इंश्योरेंस ऑफर करना शुरू कर देगा, इन टर्म्स ऑफ अपने अपने स्टैंड लोन में इंश्योरेंस करना शुरू कर देगा। फिर दोस्तों येस बैंक बना है पहला इंडियन बैंक जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन करेगा ऑन दी RXIL, दैट इज द RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे, ऑन दी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे, और ऐसा करने वाला ये पहला आपका इंडियन बैंक है। RXIL एक लीडिंग क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कंपनी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है ब्रांड फाइनेंस की 2024 की, जहां पर टाटा इज द ओनली इंडियन ब्रांड जो इसमें आया है, और एप्पल टॉप पे है विद 71% वैल्यू शेयर। इंडिया में टॉप 100 में टाटा ग्रुप है, जिसकी रैंक इस साल 64 है फ्रॉम अर्लियर 69 पोजीशन। और जबकि डॉयशे टेलीकॉम जो है विद ब्रांड वैल्यू ऑफ वैल्यू अप बाय 17% इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी सरपासिंग वेराइजन। फिर गूगल पे ने और NPCI ने एग्रीमेंट किया है UPI के साथ, और इंटरनेशनल पेमेंट्स में अब गूगल पे यूज होगा। गूगल पे अब UPI को नेशनल पेमेंट्स में भी आपका इस्तेमाल जो है वो दूसरों से कर देगा। अगर आपको याद होगा तो अभी लाइरा के साथ फ्रांस से कोलैबोरेशन किया था, और अभी आईफिल टावर पर UPI को हमने लॉन्च कर दिया। इसके अलावा भूटान, नेपाल, UAE, इन सब जगहों पर भी हम UPI करते हैं। और एक्सिस बैंक, DBS बैंक इंडिया, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI, ये भी नेशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती, नेशनल फंक्शनिंग प्रोवाइड करती हैं अंडर द UPI। तो ये बैंक्स भी ये फंक्शनिंग प्रोवाइड करती हैं। फिर दोस्तों नवंबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो टोटल नेट सेल किया है फॉरेन करेंसी को, वो सेल किया है $1.9 बिलियन का, ताकि जो इंडिया का जो एक एक्सचेंज रेट है वो बैलेंस रहे। सेंट्रल बैंक ने हालांकि $34.98 बिलियन बॉट भी किया है, जबकि उसने $36.91 बिलियन आपका सेल किया है, जो मतलब नेट उसने $1.9 बिलियन एक्सचेंज में सेल किया, ताकि जो एक्सचेंज रेट है उसे मैनेज कर सके। इंडिया में एक पॉलिसी है LERMS, जिसका मतलब होता है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। उस पॉलिसी को इंडिया फॉलो करता है, जहां पर आउटसाइड मार्केट में इट इज फोकस ऑन मार्केट चेंज, लेकिन इनसाइड में RBI अपनी पॉलिसी के तहत एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि इंडिया के अंदर उसका इंपैक्ट आपका कम पड़े। फिर दोस्तों 36% of taxpayers have moved to higher income tax bracket during financial year 14 to financial 22। ये रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया 36% जो इंडिया के टैक्स पेयर्स हैं वो मूव किए हैं टू अ हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट एज पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14 टू फाइनेंशियल 22। और इसमें अगर हम इसके हाइलाइट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका ट्रेडिशनल लीडर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स बेस रेट, लेकिन
इमर्जिंग में सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज देखा गया है वो यूपी में है, सेकंड पे आंध्रा, थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे पंजाब। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किए गए हैं जो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच हैं, वहां पर 25% का जंप आया है 2013-14 से लेकर 2021-22 में। और जिनकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख से 25 लाख के बीच है, उनमें 21% का इंक्रीज दोस्तों देखा गया है। सिमिलरली 15% इंडिविजुअल टैक्स फाइलर्स हैं कई स्टेट्स के अंदर, जिसमें वेस्ट बंगाल है, केरला है, पंजाब है, उनमें हाईएस्ट शेयर टैक्स फाइलर्स का देखा गया है। फिर दोस्तों सिटी ग्रुप ने टाई अप किया है विद ल्यूमिन आईआरएफ के साथ, उनके साथ उसने लॉन्च किया है प्राइवेट लेंडिंग व्हीकल, और इसको उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। और ये जो है आपका, उसके जरिए प्राइवेट फर्म्स को इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा और करीब $2 बिलियन जो हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट लेंडिंग ल्यूमिन एआरएक्स करेगा। और इसके लिए उसने इस लेंडिंग व्हीकल का नाम रखा है आपका सिनर्जी। सिनर्जी जो है वो इस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करा जाएगा और मिलकर सिटी ग्रुप ने ये अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। फिर दोस्तों डी लैब्स ने जो आईएसबी का एक लैब है, उसने बिल्ड फॉर बिलियंस एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और इसके लिए उसने कोलैबोरेट किया है आरबीआईएच और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो गिग वर्कर्स के इश्यूज हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स के इश्यूज हैं, उनको लेकर जो स्टार्टअप्स बनते हैं उनको ये फंड आपका एक तरह से करेगा। फिर दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने ऑफिशियली अप्लाई किया है टू द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, और वहां पर वो बैंक लाइसेंस का अप्लाई किया, ताकि सिंगापुर में एसबीआई जो है वो बैंक लाइसेंस की तरफ वो है जो है आपका वर्क कर सके। एनआरआई डिपॉजिट जो हैं वो डबल हुए हैं टू $7.3 बिलियन इन अप्रैल नवंबर 2023, और इन डिपॉजिट्स में आपके एनआरओ आता है, एनआरई आता है, एफसीएनआर आता है, तो उनका जो अमाउंट है, उनका जो फ्लो है वो आपका डबल हुआ है टू $7.3 बिलियन इन अप्रैल नवंबर 2023। और इनमें आप अलग डेटा देख सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि टोटल डिपॉजिट जो है आपके वो $7.3 बिलियन पे पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एनआरआई डिपॉजिट्स। ठीक है, उसमें एनआरई भी आएगा, एनआरओ भी आएगा, एफसीएनआर भी आएगा। एनआरओ क्या होता है? डोमेस्टिक अकाउंट होता है इंडिया में, उसे एनआरआई कन्वर्ट करता है इन एनआरआई अकाउंट, ताकि इंडिया के अंदर की जो इनकम है उसे मेंटेन कर सके। एनआरओ क्या होता है? एनआरई क्या होता है? एनआरई में एक एनआरआई अपने फॉरेन इनकम को इंडिया में रुपी मेंटेन करने के लिए ओपन करता है। और एफसीएनआर क्या होता है? जहां पर एक एनआरआई फॉरेन इनकम को इंडिया में फॉरेन करेंसी मेंटेन करने के लिए एफसीएनआर का यूज करता है। एनआरओ एनआरई किसी भी टाइप की हो सकती है, करंट अकाउंट, सेविंग, रिकरिंग, फिक्स्ड, लेकिन एफसीएनआर सिर्फ आपका एक 5 साल तक के एफडी के फॉर्म में हो सकता है। तो उसको लेकर एक अपडेट हमारे सामने आया है। फिर दोस्तों इजी डाइनर ने इंडसइंड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, और इसकी पार्टनरशिप जो दोस्तों जो है उसने हाल ही में आपकी दोस्तों की है, और जो रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स हैं उसको लेकर यहाँ पर बातचीत जो है उसे दोस्तों किया गया है। तो इजी डाइनर और इंडसइंड बैंक ने ये कोलैबोरेशन अभी हाल ही में किया है। फिर दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने लॉन्च किया मनी टू इंडिया यूरोप, जिसके जरिए कनाडा से लोग इंडिया 24/7 पैसे जो हैं वो कनेडियन कस्टमर्स इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए अपडेट जो है वो हमारे सामने आया है। फिर दोस्तों सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया और एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है फॉर व्हीकल फाइनेंस। मिलकर ये इंडिया में जो व्हीकल फाइनेंसिंग है उसमें इनका रोल जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। और ये जो कंपनी है ये एक आपकी ये एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी आरबीआई के साथ में, और ये सुजुकी के साथ कोलैबोरेट करेगी। फिर दोस्तों एज पर आरबीआई मंथली बुलेटिन, इंडिया जो है वो इमर्जिंग ग्लोबल लीडर है इन होस्टिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में। जीसीसी बेसिकली ऑफशोर यूनिट होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के, जो अलग अलग कंट्रीज में आपके ओपन होते हैं। तो इंडिया इसमें लीड करा इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग दीज सेंटर्स, और इस वजह से आरबीआई ने ये डेटा हमारे सामने पेश किया है। फिर दोस्तों मैक्स लाइफ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक तरह का पहला मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट में लॉन्च किया है, और ये इसका नाम होगा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स, और ठीक है ये नाम है इसका। तो सवाल आपसे एक ही बनेगा कि इंडिया का पहला मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया? उसका आंसर होगा मैक्स लाइफ। सवाल दूसरा बनेगा यूलिप का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। फिर दोस्तों स्टेट का जो लोन गारंटी है वो आपका डबल हुआ है
इट हैज ट्रिपल्ड बाय बेसिकली फ्रॉम 17 फाइनेंशियल ईयर टू 23 फाइनेंशियल ईयर, और वो अब आपका पहुंचा 9.43 ट्रिलियन रुपीस पर। इतना अमाउंट इंडिया ने एक तरह से लोन गारंटी के तौर पर स्टेट्स ने दिया है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक डेटा भी आया था कि अब जो स्टेट लोन गारंटी है दैट शुड बी ईदर 5% ऑफ रेवेन्यू और 0.5% ऑफ द जीएसडीपी, ये डेटा वहां पर सामने आया था। फिर दोस्तों एलआईसी ने रिड्यूस किया है जीवन धारा 2 डिफर्ड एन्युटी प्लान, इसको एलआईसी ने अभी आपका लॉन्च किया है। और सवाल एक ही आपसे बनेगा कि किसने लॉन्च किया, तो उसका आंसर आपका एलआईसी रहेगा। नेक्स्ट पे चलें तो सेबी ने लॉन्च किया है सीडीएसएल के मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स फॉर इन्वेस्टर ईज। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। उसके दो इनिशिएटिव्स हैं आपका सीएएस पहला है, दूसरा है सीडीएसएल बड़ी सहायता 24/7। आपका सीएएस में एक कस्टमर को, एक इन्वेस्टर को वो जानकारी देगा, एक व्यू प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटीज का उसके डीमैट अकाउंट में। और जो सीडीएसएल बड़ी 24/7 है, उसका मेन मकसद होगा कि वो एक चैटबॉट के जरिए आपको जो भी डाउट्स हैं आपके, उन्हें रिजॉल्व करेगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट पेश की, उसका नाम है रीइमेजिन डिजिटल ट्रस्ट इन कैपिटल मार्केट। रिपोर्ट को भी सीडीएसएल ने अभी केपीएमजी के साथ कोलैबोरेशन में दोस्तों जो है वो पेश किया है। इसके अलावा एक नीव कैंपेन को भी अनाउंसमेंट किया। नीव कैंपेन को 25 सिटीज में लगाया गया था, और जिसका मकसद था कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसे प्रमोट कर सकें अक्रॉस सिटीज। उसके लिए भी उस मिशन को, उस कैंपेन को भी उन्होंने जानकारी दी है। इसके अलावा सेबी अलाउ करेगा एआईएफ को टू एक्सक्लूड सर्टेन इन्वेस्टर्स। सेबी ने कहा है, मैंडेट किया है मैनेजर्स को एआईएफ के, कि जो एवरग्रीनिंग हो रही है लोन्स की, मतलब ऐसे लोन्स जो एनपीए तो बन जा रहे हैं, मतलब एनपीए नहीं बन रहे लेकिन उसको बार बार हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको दोस्तों कहा गया कि उन लोन्स को इन्वेस्टमेंट ना लिया जाए एआईएफ के अंदर। उसको लेकर उन्होंने ये फरमान जारी किया है। एआईएफ इज एनी फंड स्टैब्लिश इन इंडिया दैट इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, और दैट आर इन्वेस्टेड अंडर सेबी रूल्स ऑफ 2012। एआईएफ्स आपके होते हैं 3 टाइप की। कैटेगरी 1 इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप्स में, अर्ली स्टेज वेंचर्स में, सोशल वेंचर्स में। कैटेगरी 2 इन्वेस्ट करता है जो कि क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। और कैटेगरी 3 जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि हेज फंड हो गए, जैसे कि पाइप फंड्स हो गए, और इनको किया जाता है। कैटेगरी 1 और 2 होते हैं क्लोज एंडेड, मतलब वहां पर 3 साल तक निवेश आपका मिनिमम रहेगा। कैटेगरी 3 जो होते हैं वो कभी भी आप निवेश कर सकते हैं, कभी भी निवेश को आप हटा सकते हैं। सोनी एंटरटेनमेंट ने टर्मिनेट किया है $10 बिलियन का एक मर्जर विद जी एंटरटेनमेंट, जो मर्जर आपका अनाउंस हुआ था 2022-2021 में, लेकिन अब वो मर्जर आपका दोस्तों नहीं होगा। फिर दोस्तों मैक्स लाइफ ने लॉन्च किया है स्वैग पेंशन प्लान, और ये पेंशन प्लान, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट वेल्थ एन्युटी गारंटीड पेंशन प्लान। इसका नाम आपका स्वैग पेंशन प्लान है। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल एंटी सेविंग्स प्लान है, जहां पर एक टाइम के बाद आपको पैसा मिलेगा। यहां पर एन्युटी मिलेगा 6 पर एनम, और 70 साल से लेकर 85 साल जो है उसमें जो है प्रीमियम आपको मिलेगा 5 साल के ब्लॉक्स पे, और इसकी जानकारी मैक्स लाइफ ने हमें प्रोवाइड की है। फिर दोस्तों इंडिया में जो नेट एफडीआई एज पर आरबीआई स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट, वो आपका गिरा है टू $13.54 बिलियन इन अप्रैल नवंबर 2023, जो कि आपका $19.76 बिलियन था 2022 में सेम पीरियड के अंदर। वो यहाँ पर डेटा आपके सामने है, ठीक है, और हाँ वो सामने है। और इंडिया फिर इंडिया इसके बाद भी दोस्तों जो है वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर दोस्तों सीसीआई ने क्लियर किया है मर्जर ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विथ आउ स्मॉल फाइनेंस। फिनकेयर फिनटेक है, उसका मर्जर आउ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अप्रूवल आरबीआई ने, सीसीआई ने, कमीशन ने जो है वो आपका किया है। फिर दोस्तों इंडिया हैज ओवरटेकन हांगकांग एज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। वो इंडिया जो है हांगकांग को रिप्लेस करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना है, और जी स्टॉक मार्केट बना है। और उसमें इंडिया अब यूएस और यूएस जैसी कंट्रीज के बाद आपका 4th नंबर पे इस रैंकिंग में जो है वो दोस्तों आता है। तो उस रैंकिंग को भी एक बार आप लोग याद से पढ़ लीजिएगा, एक सेकेंड। उस रैंकिंग में जो है ये दोस्तों आपका आता है, और उस नंबर पे आ चुका है। और जी, और टॉप 3 मार्केट में यूएसए, चाइना और जापान है।
फिर दोस्तों AIIB जो है वो इन्वेस्ट करेगा $58.4 मिलियन लोन इन इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट का नाम है आपका SEIT, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। उसमें AIIB जो है वो इन्वेस्ट करेगा $58.4 बिलियन। और ये इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रस्ट है। इसे सपोर्ट करता है महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान। और 8 ऑपरेशनल सोलर पावर असेट जो हैं, जिनका कैपेसिटी है 1.54 गीगावाट पीक स्प्रेड में, उनमें ये इन्वेस्टमेंट आपका जो है वो दोस्तों करता है। इसके अलावा दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी हैज बिकम द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इन इंडिया, जिसका कैपेसिटी अब 8.4 गीगावाट आपका पहुंच चुका है। और NTPC रेल जो है उसने अपने तरीके का पहला एक 50 मेगावाट का विंड फार्म जो है उसे दया पार्क कच्छ गुजरात में लॉन्च करने की बात की है। और बाकी AIIB के हेडक्वार्टर्स AIIB की जानकारी आपको दी गई है। फिर दोस्तों RBI ने अनाउंस किया है रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको लेकर अपडेट किया गया है और इस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है, जहां पर कहा गया है कि जो CAR उनका होगा दैट शुड बी 3% मोर दैन द मिनिमम CAR ऑफ अदर UCBs। मतलब जो आपके लार्ज स्केल के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका जो CAR होगा, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे उनका CR होगा दैट शुड बी 3% मोर दैन दी अदर, फॉर एग्जांपल रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो उनको CR अपना 3% ज्यादा मेंटेन करना होगा इस पर्टिकुलर केस में। और ये जनवरी 17 से एप्लीकेबल आपकी दोस्तों जो है वो हो जाएंगी। फिर दोस्तों कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है आई सेलेक्ट गारंटी फ्यूचर प्लस, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान है जिसको कि अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। और ये रिलेटेड है विथ मैक्स लाइफ, बिकॉज मैक्स लाइफ ने किया स्वैग का और LIC ने किया जीवन धारा का। फिर दोस्तों सेबी ने एम्प्लॉय किया है रिलीज किया है फ्रेमवर्क टू फॉर ऑफर फॉर सेल टू एम्प्लॉयज थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब सेबी ने कहा है कि एक सर्कुलर है जहां पर ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर जो है वो एम्प्लॉयज को जो है जो कि दिया जाता है NSE BSE के जरिए, उनके नॉर्म्स को उन्होंने यहाँ पर दिया है। उनमें कहा गया है कि बिडिंग वुड बी अलाउड और ट्रेडिंग आवर्स वुड बी ऑन T+1 डे, मतलब T+1 ट्रेडिंग डे +1 उतने दिनों तक आपका ट्रेडिंग हो सकता है। और T+1 के अंदर ही जो एम्प्लॉयज हैं वो बिड आपका जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमम जो बिड अमाउंट होगा एम्प्लॉयज का OFS मतलब ऑफर फॉर सेल में वो 5 लाख का होगा। और हर एम्प्लॉय जो होगा वो उसको मैक्सिमम 2 लाख रुपए के शेयर जो है वो मिल सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा नहीं हुआ है, लोगों ने सब्सक्राइब कम किया है, तो 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट भी एक एम्प्लॉय को मिल सकता है, लेकिन उस केस में भी 5 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट उन्हें नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज आर सपोज टू पे अपफ्रंट द मार्जिन टू द एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू। मतलब एम्प्लॉय जो है जो उनका एक जो वो मार्जिन है उनके ऑर्डर वैल्यू का, उस मार्जिन का अमाउंट उन्हें 100% तक उन्हें पे करना पड़ेगा, तभी जाकर उन्हें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों HDFC बैंक इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड एक्टिव इशू किए हैं, जहां पर सेकेंड नंबर पे आपका इस कैटेगरी में SBI आता है, SBI कार्ड आता है, फिर ICICI बैंक आता है, फिर एक्सिस बैंक आता है और इन कैटेगरी में। फिर दोस्तों कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट है वो 16% अप है जनवरी बाद 2024 में। और ये डेटा जो है वो कमर्शियल बैंक्स का है और ये क्रेडिट ग्रोथ आपका हुआ है 16.02% का। और अगर हम कंपेयर करें तो 16.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है इन द सेम पीरियड इन जनवरी 2023। ठीक है, फिर दोस्तों फिनटेक एसोसिएशन जिसका नाम है DLAI, उन्होंने लॉन्च किया है फिनटेक सुरक्षा, जो कि अनऑथराइज लेंडिंग एप्स और जो साइबर फ्रॉड है उसको लेकर इसको DLAI ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। इसके अलावा IRDAI ने नोटिफाई किया है एक कंसोलिडेटेड रेगुलेशन ऑन एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, कि एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे उनको लेकर हुआ है, क्या फी रहेगा, क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा, उनको लेकर अपडेट जो दिया है IRDAI ने। और 1 अप्रैल 2024 में इन्हें जो है इन रेगुलेशंस को किया जाएगा। इन तीन ये जो 2 आपके रेगुलेशंस है इनको रिमूव कर दिया गया है। फिर दोस्तों ओला फाउंडर भावेश अग्रवाल ने लॉन्च किया है कृत्रिम, जो बना है इंडिया का पहला AI स्टार्टअप जिसका $1 बिलियन का वर्थ है। इसके अलावा दोस्तों SBI ने रिमूव किया है फ्रॉड टैग फ्रॉम रेलिगेयर फिनवेस्ट। दिल्ली कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जो फ्रॉड टैग है ऑन रेल उसे RFL उसे रिमूव किया जाए।
और ये इस टैग के अंडर आपका 2018 से दोस्तों ये करेक्टिव एक्शन के अंडर था। मतलब इसने या तो CRAR मेंटेन नहीं किया था, एनपी मेंटेन नहीं किया था, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, और ये 2018 से अंडर है द PCAF, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर, लेकिन अब इससे फ्रॉड टैग को रिमूव कर दिया गया है। फिर दोस्तों इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो है इंडिया का, वो हाईएस्ट है इन द 15 ईयर्स। और मतलब यह है कि लोग GDP बढ़ भी रही है और टैक्स भी लोग जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो जो टैक्स GDP रेशियो है वो आपका है एट इट इज़ द हाईएस्ट, और वो करीब इंक्रीज किया है, वो हाईएस्ट है, एंड दैट इज एट 6.11% ऑफ द टोटल GDP ऑफ द कंट्री। और ये 15 साल के हाई पे, इससे पहले हाई आपका था 2007-8 में जब 6.3% पे था। अगर किसी भी देश का GDP आपका लो होता है तो वो देश में टैक्सेशन ढंग से नहीं हो रहा होता है, और ये डेटा जो है उसे पेश किया CBDT ने, उसके अकॉर्डिंग ये आपका 15 साल के हाई पर डेटा हमारे सामने जो है वो दोस्तों आया है। ठीक है, हमारे सामने डेटा जो है वो आपके सामने दोस्तों आया है। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? अच्छा, फिर दोस्तों हाँ, फिर दोस्तों LIC को मिला है अप्रूवल कि वो HDFC बैंक में 9.99% स्टेक जो है उसे अक्वायर कर सकता है। रिसेंट की बात करें तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें। फिर दोस्तों जोमेटो को अप्रूवल मिला है कि वो RBI वो एक पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करेगा। और ठीक है, इसके अलावा RBI मार्केट में 15 डे VRR के जरिए 2.55 लाख करोड़ यहाँ पर जनरेट करेगी। मेरे हिसाब से सवाल जो एग्जामिनेशन बनेगा वो ये बनेगा कि कितना करोड़ लिक्विडिटी आपका, सॉरी VRR का फुल फॉर्म क्या है, इतना फुल फॉर्म बनेगा, उसका फुल फॉर्म है आपका वेरिएबल रेट रेपो। ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पर याद रखना होगा। फिर दोस्तों मारुति सुजुकी और जम्मू कश्मीर बैंक ने पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू डीलर्स, और ये एग्रीमेंट दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक के साथ इन्होंने अभी हाल ही में किया है। फिर दोस्तों जो लोकल टैक्सेस हैं और जो फी है जो कि होती है वो सिर्फ 1.1% है टू पंचायत टोटल रेवेन्यू। मतलब जो जो लोकल टैक्सेस और जो फी जनरेट होती है पंचायत में, दैट इज इक्वलेंट टू 1.1% ऑफ द पंचायत टोटल रेवेन्यू एज पर द RBI रिपोर्ट। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है प्राइमरली वो 3.3% होता है। तमिलनाडु, हिमाचल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वहाँ पर हायर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, और 95% जो पैसा रेवेन्यू जो अमाउंट आता है इनके पास वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो प्रोवाइड आपका दोस्तों करती है। एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत आपका 2.7 लाख है आंध्र प्रदेश में, जबकि ये अमाउंट सबसे ज़्यादा है आपका वेस्ट बंगाल में। जो पंचायत रेवेन्यू रिसीट है दैट इज 0.1% इन आंध्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा है आपका रेवेन्यू रिसीट उत्तर प्रदेश के अंदर। जबकि गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, सिक्किम, केरला, तमिलनाडु, वहाँ पर जो हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर देखा गया है पंचायत लेवल पर, जहाँ पर गोवा ने टॉप किया है। फिर दोस्तों फिक्की ने रिकमेंड किया है कि MSME कैपेक्स एक्सपेंडिचर किया जाए और MSME लेंडिंग को बढ़ाया जाए। और वैसे भी पिछले साल से जो पिछले साल का जो बजट था उसमें 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था। इस साल जो है एक्सपेंडिचर आपका वो 11.11 लाख करोड़ का है। उन्होंने ये भी कहा फिक्की ने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो एक्सपेंडिचर है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, उसे बढ़ाकर 1.6 लाख करोड़ जो है उस अमाउंट को दोस्तों वो जो है वो यहाँ पर कर दे। उस डेटा को भी उन्होंने यहाँ पर दिया गया है। और जो कंसेशनल टैक्स होता है ऑन कंपनीज विच आर ग्रोइंग, कंपनीज जो कि सनसेट है, मतलब कंपनीज जो कि फ्यूचर है हमारा, उन पर भी जो कंसेशन टैक्स है उसे 15% कर दिया जाए बाय 1 ईयर। इस पर्टिकुलर जो टैक्स कंसेशन है उसे एक साथ एक्सटेंड किया जाए मार्च 31, 2025 तक। फिर दोस्तों स्टेट रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है 5% टिल नवंबर 2023 अगेंस्ट 17.4% जो कि प्रिडिक्शन किया गया था। तो उसमें काफ़ी कमी आई है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़ में, वो कमी काफ़ी यहाँ पर जो है वो देखी गई है। और स्टेट ने 37% ज़्यादा बोरो किया है पिछले फिजिकल से, और 50% शेयर जो होता है वो स्टेट के खुद के रेवेन्यू का होता है, और उसमें भी देखा गया ज़्यादा। सेकेंड नंबर पे टैक्स डिवल्यूशन होता है जो कि फाइनेंस कमीशन स्टेट्स को पे करता है, और 70% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट, और 88% होता है ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू का ग्रांट। और 12 स्टेट्स में जो SGST है,
स्टेट जीएसटी वो बढ़ा है आपका, जबकि केरला में सिर्फ बढ़ा है 5%, जहां पर 28% कहा गया था। फिर दोस्तों इकरा ने अपग्रेड किया है फाइनेंशियल ईयर 24 का बैंक क्रेडिट ग्रो टू 15%। 15% से इंडिया में जो क्रेडिट है वो ग्रो करेगा फाइनेंशियल 24 में फ्रॉम 12.8% टू 3%। बाकी डेटा एक बार आप देख लीजिएगा, ये डेटा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों निर्मला सीतारमण बनी है सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 6 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट। लगातार 6 बजट करने वाली दूसरी व्यक्ति बनेगी। इससे पहले राजे देसाई साहब जो थे उन्होंने किया 1064 में, लेकिन लगातार 6 बार करने वाली पहली महिला हैं और सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपकी बनने वाली हैं। फिर दोस्तों इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी 7% पे फॉर अ थर्ड ईयर। ये जो है वो डेटा दिया इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू ने और उन्होंने माना है कि इतना ग्रो करेंगे, जबकि आईएमएफ ने 6.7% कह दिया है और वर्ल्ड बैंक ने आपका 6.3, 6.4%, 6.3% जो है फिलहाल वो कहा है। फिर दोस्तों सेंटर अलाउ करेगा वुमेन एम्प्लॉइज को टू नॉमिनेट सन daughter for family pension. Central government has allowed women to employees to nominate her son or daughters for family pension instead of the husband. Previously, a family pension was granted to the spouse of a deceased government servant और other family members eligible थे, लेकिन उसका son और उसका daughter नहीं थी। लेकिन अब एक women employee उनको nominate जो है वो दोस्तों कर सकती है, ठीक है। और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने और ये डेटा उन्होंने यहाँ पर सामने दिया। बाकी दोस्तों पीएनबी जो है वो फंड रेस करेगा 7500 करोड़ रुपीस का वाया शेयर सेल इन फाइनेंशियल ईयर 25। 75 करोड़ रुपए का वो अमाउंट रेस करेगा फ्रॉम QIP, दैट इज प्रोवाइडिंग शेयर्स टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और थ्रू द फॉलोअन पब्लिक ऑफर, जो कि लिस्टेड कंपनी आईपीओ की बात करती है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट शेयर है वो 52% तक ही आपका दोस्तों रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं आपको 1.5 घंटे के अंदर समझा सकूं कि क्या इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंस करंट अफेयर्स थे आपके जनवरी के आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का हो, एसबीआई पीओ का हो, कोई एग्जाम में जनवरी करंट अफेयर्स का बैंकिंग सेक्शन तो इस पर्टिकुलर सेशन से हमने मीट कर लिया है। बाकी दोस्तों अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है बैंकिंग बेसिक्स को, तो बैंकर बाबू 2.0 ऑलरेडी हमारा चल रहा है हमारे एप्लीकेशन पर और वो बेसिक्स का कवर करेगा। दूसरा है एसबीआई क्लर्क का सेशन हमारा जो कि ऐप पर चल रहा है बैच में, जो कि आपका डेली बेसिस पर शाम को दिन में 2 बजे हो रहा है और शाम को 4 बजे आपका बैंकर बाबू चल रहा है। कोड आपको यूज़ करना है क्या KP10, उस कोड का यूज़ करके आप एक तो हमारे सारे बैचेस अवेल कर सकते हैं और मेरे बैच भी आप KP10 का यूज़ करके एक्सक्लूसिव पैकेज जो है उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब किए बिना आप लोग मत जाइएगा, बिकॉज तभी ये सेशन फ्रूटफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली आप लोग इस सेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस में इस सेशन को देख सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।